सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल देखेंगे, फिर बिजनेस एनालिसिस करेंगे, फिर कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और आईपीओ का जो शेयर प्राइस है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो कौन सी प्राइस बैंड में ये आ सकता है उसका एक अंदाजा लगाएंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो ये 13 दिसंबर को आईपीओ आ रहा है और 15 तारीख तक ये ओपन रहेगा। 18 दिसंबर को इसका बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा और 19 दिसंबर को रिफंड मिल जाएगा अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो। और इस कंपनी का लिस्टिंग है 20 दिसंबर। तो ये पूरा टाइमलाइन है। तो अगर हम कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो सबको पता ही है, डोम्स एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है और लगभग सबको इस प्रोडक्ट के बारे में पता है। इसकी पेंसिल्स आती है, क्रेयन कलर्स आते हैं, नोटबुक्स आती है, पेन्स आती है और काफ़ी सारी स्टेशनरी आइटम्स आती है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बच्चे इसकी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते। अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे या फिर स्कूल में थे तब ज़्यादातर हम नटराज या फिर अप्सरा की पेंसिल यूज़ करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो डोम्स की पेंसिल यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स में आती है और अलग अलग वेराइटी में भी आती है और साथ में कुछ ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसकी वजह से इसका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बिकता है। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बोज भी निकाले हैं और कलर्स भी अलग अलग तरह के हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल 3770 SKUs है, मतलब डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट है और इस कंपनी के अंदर लगभग 7800 लोग काम करते हैं। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि कितनी बड़ी कंपनी है और इसका जो प्रेजेंस है वो पूरे इंडिया के अंदर है और लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टॉकिस्ट है, मतलब कि कुछ ऐसे लोग कि जो स्टॉक करके रखते हैं वही वहाँ से फर्दर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लगभग 40+ कंट्री के अंदर जाता है, लेकिन सबसे मेजोरिटी इसका जो रेवेन्यू है इंडिया से ही जनरेट। अगर हम बिजनेस की बात करें तो लगभग 80% बिजनेस इसका B2C मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच के आता है और बाकी का 20% जो बिजनेस है वो B2B मतलब कि कुछ ब्रांडेड कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो वहाँ से इसका रेवेन्यू भी आता है। अगर हम कंपनी के मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 32% वेस्ट से, 23% नॉर्थ से, 25% साउथ से एंड 20% ईस्ट से इसका बिजनेस आता है। और अगर हम अर्बन एंड रूरल की बात करें तो इसका मेजोरिटी जो पार्ट है वो अर्बन एरिया में ही इसका मेजोरिटी रेवेन्यू आता है और बाकी का 30% रेवेन्यू जो है वो रूरल एरिया से आता है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो इसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर है, जैसे कैमलिन है, हिंदुस्तान पेंसिल है, नवनीत, लक्सर, लिंक, फ्लेयर, रोरिटो, BS सेलो एंड ITC स्टेशनरी। तो इसमें इसके जो मेन कॉम्पिटिटर है जो पेंसिल में है वो है कैमलिन एंड हिंदुस्तान पेंसिल, जो नटराज और अप्सरा की पेंसिल बनाते हैं वो। तो अगर पेंसिल सेगमेंट में बात करें तो ये मेजर कॉम्पिटिटर है। अगर हम बुक्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम में बात करें तो उसमें लुक्सोर एंड लिंक है वो पेन में कॉम्पिटिटर है और ITC जो है वो नोटबुक के अंदर कॉम्पिटिटर है। तो ITC की यहाँ पे क्लासमेट करके बुक्स आती है, तो मेजोरिटी मार्केट शेयर इन्हीं का है। तो अगर हम टोटल स्टेशनरी की बात करें तो 23% मार्केट शेयर ITC का है, 9% हिंदुस्तान पेंसिल्स का है एंड थर्ड नंबर पे आता है डॉम्स। तो यहाँ पे जो पेंसिल मार्केट है उसमें हिंदुस्तान पेंसिल एंड जो 7% पे आ रहा है कैमलिन, वो एक डोमिनेंट प्लेयर थे, लेकिन डोम्स ने बहुत ही अच्छी तरह से मार्केटिंग करके अपनी जगह बनाई है और हाल में ये थर्ड रैंक पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए जिसमें इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कितना सेल्स हुआ था वो दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेंसिल्स के बाद दूसरा नंबर इसका है और फर्स्ट रैंक पे ITC। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि डोम्स ने बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट कैप्चर किया हुआ है और एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है। अगर हम कंपटीटर के साथ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है नवनीत एजुकेशन, सेकंड नंबर पे है हमारा हिंदुस्तान पेंसिल, थर्ड नंबर पे डोम्स की प्रोडक्ट आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है और इंडस्ट्री का जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है तो कहीं ना कहीं ये एवरेज प्रॉफिट मार्जिन के आसपास ही ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम CAGR ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही अच्छा CAGR ग्रोथ दिखाया प्रॉफिट में भी प्लस रेवेन्यू में। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट कैप्चर किया हुआ है, मतलब एक कैपेबिलिटी दिखा रहा है कि इसकी जो ब्रांड इमेज है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और इसीलिए यहाँ पे जो CAGR ग्रोथ आपको दिख रहा है वो नंबर में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो स्टेशनरीज प्रोडक्ट से लगभग 46% रेवेन्यू आता है, 23% रेवेन्यू अदर मटेरियल आर्ट मटेरियल से आता है और पेपर स्टेशनरी मटेरियल से लगभग 10% का रेवेन्यू आता है और बाकी जो किट्स एंड कॉम्बो है वहाँ से इनका 11% रेवेन्यू आता है। तो ये जो रेवेन्यू है वो थ्रू आउट द ईयर 21, 22, 23 लगभग सेम जैसा ही है। तो ये था कंपनी का बिजनेस जो आपको इजीली समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत ही वेल नोन ब्रांड है और आपको पता है कि किस तरह से बच्चे इस चीज़ों का डिमांड करते हैं और किस तरह से गिफ्ट के लिए भी ये चीज़ें यूज़ होती है। तो इनका डिमांड ऑलवेज बना रहता है और खास करके जब स्कूल ओपन होते हैं तब इन चीज़ों का डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम IPO की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया 13 to 15 दिसंबर को ओपन हो रहा है और फ्रेश इश्यू साइज जो 350 का है और ऑफर फॉर सेल 850 का है, मतलब टोटल 1200 करोड़ का IPO है
और यहाँ पे जो रिटेल एलोकेशन है 10% का रखा गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी शेयर प्राइस डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आसपास शेयर प्राइस अगर इसके आती है तो हमारे लिए फेवरेबल वैल्यूएशन है, अगर उससे ज़्यादा प्राइस आती है तो ओवर वैल्यूड मानी जाए। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप दिया है और यहाँ पे हाफ ईयरली रेवेन्यू ब्रेकअप दिया है, साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाफ ईयरली प्रॉफिट 73 करोड़ का है, लास्ट ईयर इसका 102 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हम इसको ईयरली कन्वर्ट कर लेते तो ये हो जाएगा 144 करोड़, ये अप्रोक्सीमेटली फिगर है। तो 144 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहेगा 23-24 में। तो उसके हिसाब से अगर हम इसका पी देखें तो हमें इसका कंपैरिजन करना चाहिए दूसरी ऐसी कंपनियों के साथ। तो यहाँ पे हम फ्लेयर कंपनी, नवनीत और दूसरी स्टेशनरी कंपनी का कंपैरिजन करेंगे तो इंडस्ट्री का जो पी है वो 34 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर हम फ्लेयर कंपनी का भी देखें जो हाल में लिस्ट हुई है तो उसका भी पी लगभग 34 के आसपास। तो यहाँ पर भी कंपनी का वैल्यूएशन 34 मल्टीपल में ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से प्राइस निकालना है तो हमें ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से इसका ईपीएस 18.3 निकल के आ रहा है। तो 18.3 इंटू 34 का पी करेंगे तो इसका वैल्यूएशन कहीं ना कहीं 600 के आसपास निकल के आता है पर, ठीक है। और यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 से लेके 200 चल रहा है। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस 600 जाता है तो इसका जो पी है वो 34 निकल के आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इश्यू प्राइस ही 600 निकल के आया तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं बचेगा और ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे फर्दर इसमें 50% आएगा तो यहाँ पे 50 का पी हो जाएगा। तो यहाँ पे पी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं बनता। तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन यही है कि ये 600 में से अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम निकाल दें 200 तो यहाँ पे 400 के आसपास अगर इश्यू प्राइस आता है तो हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 40 से 50% का पोटेंशियल गेन बन। आई होप कि कंपनी थोड़ा समझ के, सोच समझ के रिटेल इन्वेस्टरों के लिए टेबल पे थोड़े पैसे रखे और 400 से लेके 450 के आसपास इसका प्राइस बैंड आए। अगर इससे नीचे आता है तो बहुत अच्छा है, अगर 500 या 550 से ऊपर आता है तो थोड़ा सा इसका महंगा वैल्यूएशन होगा। तो फिर वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से डिमांड रहती है, तो वो सोच समझ के हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि डोम्स आईपीओ के रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।